Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we will start our lecture number 5. Lecture number 5 is related to Gauss's law. The SLOs of this lecture is given as: we define Gauss's law, we derive mathematical form of Gauss's law for single charge, for multiple charge, and we will see that what are the factors upon which the electric flux depends. And let us start. Define Gauss's law. Gauss's law provides us the relationship between the net electric flux through the closed surface and the net charge enclosed by that surface. It states that electric flux through any closed surface is equal to the net charge to the total charge enclosed by that surface divided by the permittivity of free space. Mathematically, it is given as 1 over epsilon naught times the total charge. Capital Q represents the total charge enclosed by that surface. Derivation. We will see two types of derivation. First, we will derive Gauss's law for single charge, and then we will derive Gauss's law for multiple charge. Gauss's law for single charge. Let us consider a spherical closed surface of radius r having charge q at its center, as shown in the figure. In order to make this figure more clearly, I have shown animation. आप देख सकते हैं कि ये एक आपके पास सफ़ियर है। इस सफ़ियर के मिडल में पॉजिटिव चार्ज है। ये एक आपने क्लोज सरफेस इमेजिन की। उस क्लोज सरफेस के ये येलो कलर में छोटे छोटे पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये ब्लू लाइंस बेसिकली शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये जो येलो लाइन है ये बेसिकली वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को शो कर रही है, जो आपको बता रही है कि वेक्टर एरिया हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ड्रॉन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जिस साइड पे भी वेक्टर ये डिफरेंशियल एरिया कंसिडर करते हैं, तो डिफरेंशियल एरिया जो कि बेसिकली एक वेक्टर एरिया है, ये पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हर पैच पे अगर आप इस पूरी सफ़ियर को छोटे पैचेस में डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे कि हर पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डिफरेंशियल वेक्टर एरिया है दोनों पैरेलल हैं, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। डिफरेंशियल एरिया की टर्म लास्ट लेक्चर में यूटिलाइज़ की गई थी और आपको क्लियरली बताया गया था कि अगर आप ये पूरा एरिया लेते हैं तो ये तो पूरा एरिया है, लेकिन अगर इन केस वो सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो फिर हम ये करते हैं कि छोटे छोटे पैचेस में उस सरफेस को कन्वर्ट कर लेते हैं। इतने छोटे पैचेस में कन्वर्ट करते हैं कि वो सरफेस नियरली हमारे लिए फ्लैट हो जाए। और इसकी एग्जांपल भी आप पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस अर्थ पे रहते हैं तो ये अर्थ हमारे लिए फ्लैट फील होती है हमें जहाँ जहाँ तक हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, बट प्रैक्टिकली जब देखा जाए तो ये अर्थ कर्व्ड है। हमें फ्लैट इसलिए महसूस होती है कि हम अर्थ के छोटे से पैच पे को कंसिडर कर रहे होते हैं, उस पर वॉक कर रहे होते हैं या उस पर मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अर्थ भी कर्व्ड है। तो इसी तरह से जब आप छोटा सा पैच कंसिडर करेंगे तो वो पैच नियरली फ्लैट होगा। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूनिफॉर्म हो और जो है आपके पास जो सरफेस है वो फ्लैट हो। सरफेस को तो हमने इस केस में फ्लैट करके देख लिया,
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है या नहीं है इस सरफेस पर, हर सरफेस पर जो अपनी येलो किस्म की कंसिडर की हुई हैं, ये हम इसी स्लाइड में इसी लेक्चर में देखेंगे। To calculate the electric flux through the whole surface, it is divided into the number of small pieces having areas delta A1, delta A2, delta A3 and delta AN. The intensity of electric field is same at every point as they are equidistant from the charge. आप देख सकते हैं कि आपने जितने भी पैचेस कंसिडर किए थे वो सब के सब पैचेस उस सफ़ियर की सरफेस पर मौजूद थे। उस सफ़ियर की सरफेस पर मौजूद होने का मतलब यह है कि हर पैच का डिस्टेंस जो सफ़ियर के सेंटर से था वो रेडियस के इक्वल था। अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये इक्वेशन में के आपको नज़र आ रहा है कि कांस्टेंट है, चार्ज जो आपने उसके सेंटर पे एक दफ़ा रख दिया पूरी सिचुएशन में वही रहेगा, रेडियस भी आप कह रहे हैं कि हर पैच के लिए सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट है। अगर ये तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ई भी कांस्टेंट होगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर लिया, जो कि इत्तेफाकन खुद कांस्टेंट है। पैचेस को आपने फ्लैट कर लिया, छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करके, इन छोटे पैचेस को डिफरेंशियल वेक्टर एरियाज भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अप्लाई करने की तमाम जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर ली। अब हम हर स्मॉल पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पैच के लिए पैच नंबर 1 आप कंसिडर कर लें, तो उस पर आप जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाते हैं तो E1 डॉट डेल्टा A1, इसको आप ओपन करेंगे E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा 1। तो थीटा 1 आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था कि डिफरेंशियल वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पैरेलल है, तो थीटा 0 हो जाता है। और ये तमाम पैचेस पर यही सूरत हाल है, लिहाजा थीटा हर इक्वेशन में 0 होता जाएगा। और अगर cos 0 अगर आप कंसिडर करते हैं तो cos 0 आप सब जानते हैं कि 1 है, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया वो बेसिकली है E1 डेल्टा A1। सिमिलरली आप फाई 2 कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन, तो फाई n आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पैच पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और इन तमाम को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा समीशन I इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी कि आप पहले पैच से स्टार्ट होकर आप n पैच तक जा रहे हैं और E डेल्टा A n आपके पास आ रहा है। इस जो समीशन है इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, I अगर 1 to n नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह पे सिर्फ लिख लें सरफेस, क्योंकि आप देखें आप जब छोटे छोटे पैचेस के एरियाज़ तमाम ऐड अप कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास उस स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो समीशन है ये हमने सरफेस के लिए की है, तो इसलिए आप इसके साथ सरफेस लिख सकते हैं। और ये डेल्टा ए ई जो है ये मैंने बाहर लिख ली है। याद रखिएगा जैसे आप लोग एफएससी में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जब आप इंटीग्रल एक ऑपरेटर है अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि हम पहले आप बता चुके हैं कांस्टेंट है, तो यहाँ भी ई कांस्टेंट है, तो वो समीशन एक ऑपरेटर है और हमने उस ऑपरेटर से बाहर लिख लिया। ई की वैल्यू आप सब जानते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, के क्यू और आर स्क्वायर होती है। तो अगर आप ये समीशन वाली बात ये मैंने वर्डिंग में लिख ली है, टोटल एरिया इनक्लोज बाय द सरफेस, जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में सरकमफ्रेंस जैसे आप कंसिडर करते हैं, यानी उसकी बाउंड्री पे जो तमाम लेंथ है, तो जब आप सफ़ियर की बात करेंगे तो आप लेंथ की बजाय एरिया जो उसके सरफेस के ऊपर मौजूद है आप उसको सम अप करेंगे। और याद रखिएगा जिस तरह से आप कहते हैं कि सरकमफ्रेंस 2πr के इक्वल होता है तो जो सर्कल का, तो इसी तरह से जो सफ़ियर है उसका जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 4πr² के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हम अगर k की वैल्यू पुट करते हैं, k 1/4πε0 होता है, तो ये हमारे पास कैंसलेशन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ q/ε0 बच जाता है। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती है। जी, दोबारा मैंने इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू q/ε0। q मींस कि वो चार्ज जो आपने उस सरफेस के अंदर इनक्लोज किया हुआ था, और ε0 बेसिकली आपको बताता है कि जो मीडियम आपने कौन सा रखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे ε0 का मतलब है कि आपने फ्री स्पेस रखा हुआ है, उस किसी किस्म का मीडियम वहाँ पे मौजूद नहीं है।
अच्छा जी, तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, चार्ज जो आपने उसके अंदर रखा हुआ है, एंड नंबर टू, मीडियम पे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आर का जो फैक्टर था, जो रेडियस जो बेसिकली था, वो कट गया। तो याद रखिएगा कि आर रेडियस है, तो ये एक लिहाज से आपको बताता है कि वो जो सफ़ियर है उसका साइज़ कितना होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो आर ना होने का मतलब है कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसको डायग्राम के ज़रिए मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से डिपेंड नहीं करता। जी, आप देख रहे हैं कि पहले मैंने फ्लक्स इस सफ़ियर से हमने लिया। सफ़ियर के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था। अगर मैं जस्ट इन लाइंस को कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये आई थिंक 8 लाइंस बन रही हैं। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 8 है इस सफ़ियर के थ्रू। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर सफ़ियर से तो चलें 8 है, तो ये जो मैंने इरेगुलर शेप बनाई है इस सफ़ियर के इर्द गिर्द, उसमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? तो आप सब बता सकते हैं कि जितनी लाइंस इस सफ़ियर से पास हो रही हैं, वो वहाँ से पास होने के बाद उतनी ही लाइंस उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट से गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो सफ़ियर है चाहे वो इरेगुलर शेप है, डिपेंड कर रहा है तो सिर्फ एक चीज़ पे कि चार्ज आपने कितना रखा हुआ है। अगर अभी आपको 8 लाइंस नज़र आ रही हैं, अगर आप यहाँ पे 2 चार्जेस नज़र रख देते तो पॉसिबल है वो 8 की बजाय 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज हो जाती, तो आप कह सकते थे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ कर गया। नंबर नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं कि हमने कहा पहले हमने ड्राइव किया गाज़ीज़ लॉ फॉर सिंगल चार्ज। अब हम गाज़ीज़ लॉ को ड्राइव करेंगे फॉर मल्टीपल चार्ज। अब इसमें हम थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद जनरलाइज करते हैं कि हम अब सर्कल जैसे सफ़ियर की बजाय हम एक इरेगुलर क्लोज सरफेस ले लेते हैं। जैसे आपके सामने नज़र आ रही है, इसके अंदर मल्टीपल चार्जेस मौजूद हैं। Q1 से लेकर आपको ये Qn तक चार्जेस नज़र आ रहे हैं। तो आपने ये किया सबसे पहले कि इस सरफेस की जो पैचेस बना लिए। क्यों बनाए? आप सब इसको आंसर करने के काबिल हो चुके होंगे, क्योंकि ये सरफेस फ्लैट नहीं है। तो हमने इसको फ्लैट बनाने के लिए इसके बहुत से पैचेस बना लिए। अच्छा जी, अब पैचेस बनाने के बाद आप अगेन हर पैच पे जो है वो उस तरह से नहीं ड्राइव करेंगे जिस तरह से आपने लास्ट सिंगल चार्ज के लिए किया, ताकि हमारी टाइम की बचत हो। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि सिंगल चार्ज के लिए जो एप्सिलॉन जो फ्लक्स है वो तो इक्वल होता है Q1 और Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम हर चार्ज के लिए बजाय इसके कि सेपरेट फाइंड आउट करें, हम उसी चीज़ को जनरलाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप जितने चार्जेस हैं, अगर Q1 चार्ज रखा था तो उसकी वजह से Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आपने Q2 रखा था तो उसकी वजह से Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। Q3 रखा था तो Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं इनमें से देखता हूँ तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो ये उसके बाद ये जो चार्जेस ब्रैकेट में ये जब सम अप होंगे तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा, और जिसको हम कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन आपको बताती है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन के मुताबिक ही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, तो गाज़ीज़ ने हमें बताया था कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो याद रखिएगा कि अगर आप कोई और मीडियम रिप्लेस करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ, जैसे आप कूलम्स लॉ में पढ़ चुके थे, एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम वो भी आ जाएगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्वियसली डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्पेस रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होता है। अगर आप स्पेस के अलावा कोई और इंसुलेटर रख देते हैं तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट, अब हमने गाज़ीज़ लॉ को तो पढ़ लिया कि गाज़ीज़ लॉ की ये डेरिवेशन इक्वेशन ये है। अब हमने गाज़ीज़ लॉ को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करना है। पहले तो हम ये देखेंगे गाज़ीज़ लॉ का हमें क्या फ़ायदा है।
अगर आपको याद हो तो आपने उससे पहले कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि हम कूलम्स लॉ के ज़रिए दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड को ड्राइव कर सकते हैं। फिर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में पढ़ा कि अगर वो जो कूलम लॉ ने आपको फोर्स बताई है आप उसको यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने में हेल्प करता है। और गाउसेस लॉ भी सेम, गाउसेस लॉ की भी सेम एप्लीकेशन है कि गाउसेस लॉ के ज़रिए भी आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों जो लाइंस हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड यूज़ किया, तो आप बेहतर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इसे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आप ये मालूम कर सकते हैं। यानी अगेन अगर आपसे पूछा जाए कि गाउसेस लॉ का पर्पस क्या है, गाउसेस लॉ इज़ यूज्ड to determine electric field intensity of a given charge at any point. Secondly, Gauss's law is more convenient than that of Coulomb's law to find out the electric field intensity. जी, Gauss's law को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस उसको इमेजिन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने वीडियो में दिखाया था कि पहले एक चार्ज था, फिर हमने उसके इर्द गिर्द एक सफ़ियर को इमेजिन किया था। बेसिकली वो सफ़ियर एग्जिस्ट नहीं करता था बल्कि हमने उसको इमेजिन किया था। अच्छा, तो वो जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है उसको हम गाउसियन सरफेस कहते हैं। और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को इसका जो है ना वो आपने मिसाल के तौर पे ये हर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए डिफरेंट किस्म की ली जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक सिंगल चार्ज की बात करते हैं, तो सिंगल चार्ज के लिए आप इसको एक सफ़ियर की तरह से ले सकते हैं। अगर आप सफ़ियर की तरह से लेते हैं तो अब उस सफ़ियर का रेडियस कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि उस सफ़ियर का रेडियस इतना होना चाहिए कि वो जो गाउसियन सरफेस है उस पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इसका मतलब है कि गाउसियन सरफेस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर वन, इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस, ये हमें नज़र नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट होती है। एंड नंबर टू, इट पासेस थ्रू दैट पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ टू बी मेजर्ड। उसके बाद हम ये करते हैं कि कैलकुलेट द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे वो गाउसियन ने इक्वेशन हमें बताई है, ठीक है, या उससे पहले जो आप लोग एक स्टेप वाइज भी करते आए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, या अगर आप डिफरेंशियल एरियाज़ की बात करते हैं तो ई डॉट डेल्टा ए। तो इस तरह से पहले जो है आप ये बाय डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं ना फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि आप फ्लक्स की डेफिनेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड अगेन आप फ्लक्स मालूम करेंगे, लेकिन अब आप मालूम करेंगे बाय यूजिंग गाउसेस लॉ। अब गाउसेस लॉ आपको क्या कहता है, गाउसेस लॉ ये कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई डॉट ए ना लिखें, बल्कि उसने उसको सॉल्व करके दे दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जो है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, अगेन पहला स्टेप गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, दूसरा स्टेप आप बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, एंड तीसरा स्टेप कि आप गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। फिर जब हम दोनों को एक स्टेप 2 और 3 में जो इक्वेशंस हैं उनको कंपेयर करते हैं तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। वो हम इसके 3 केसेस आपकी बुक में हैं, उन पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये 3 स्टेप्स आपको बहुत क्लियरली मालूम हो जाएंगे। गाउसियन सरफेस की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। गाउसियन सरफेस इज़ एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। आर्बिट्रेरी मीन्स कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी किस्म की ले सकते हैं। विच पासेस थ्रू द पॉइंट where we want to calculate the electric intensity. This last point is very important कि आपने इस सरफेस को वहाँ उस पॉइंट से लाजमी गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक जो है
MCQs वगैरह जो भी हैं वो मैं आपके अपलोड कर दूंगा। आप उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो टास्क होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।